लेट अस स्टार्ट सिनॉप्सिस ऑफ प्यूरिफिकेशन। सो प्यूरिफिकेशन की अगर मैं सिनॉप्सिस की बात करूं तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करेंगे। सो अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कार्बन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होगा। और अगर हाइड्रोजन है तो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ पास करने पे वाटर मिलेगा, और ये कॉपर सल्फेट में पास करने पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वाटर बना था। यहाँ पे अगर कार्बन है तो यहाँ CO2 बनेगा, और CO2 बनेगा तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होगा। लजाइन टेस्ट। अब लजाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? सो लजाइन टेस्ट, लजाइन एक्सट्रैक्ट बेसिकली हम नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस के लिए करते हैं। लजाइन टेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं? तो हम यहाँ पे एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, इसका नेम है फ्यूजन ट्यूब। पहले तो हम लजाइन एक्सट्रैक्ट बनाना सीखते हैं। फ्यूजन ट्यूब में हम सोडियम मेटल को लेते हैं, जो मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करने पे ये मेरा फ्यूजन ट्यूब सोडियम मेटल के साथ इस तरह से आ जाता, ये मेल्टेड वाला है। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं ऐड करता हूँ, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करूँगा यहाँ पे, और इसको हम हीट करेंगे, हीट टिल रेड हॉट। फिर हम इसमें एक बीकर में पानी लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब वाटर एंड 2 टेस्ट ट्यूब वाटर लेंगे, और 2 टेस्ट ट्यूब वाटर के बाद ये इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने पे हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल के बाद फिल्टर करेंगे, और फिल्ट्रेट जो होगा दैट इज आवर सोडियम एक्सट्रैक्ट। ये अब जो मिला है ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बना है, इसको ये जो फिल्ट्रेट मिला है ये मदर लेकर हो गया। अब अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये NaCN बनता है, अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो NaS बनता है, और अगर यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट होगा तो NaX, और फॉस्फोरस होगा तो Na3PO4 बनता है। ये सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब हम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN अगर बनेगा मतलब वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम उसको अब क्या करेंगे? बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, और उसको एसिडिफाई करेंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ये ऐड करेंगे वहां पे प्रूसियन ब्लू कलर फॉर्म होता है। प्रूसियन ब्लू कलर का बनना ये इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब जब प्रूसियन ब्लू कलर आएगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो उनके बीच रिएक्शन क्या होगा? सोडियम साइनाइड NaCN को हम ले रहे हैं। NaCN मेरा जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो FeCN2 Na2SO4 बनता है। इस FeCN2 को हम फिर से 4 NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बनता है Na4FeCN6, जो प्रूसियन ब्लू कलर का होता है। अब ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्चुअली ये जो कंपाउंड मिला है, अब इसमें हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं। ये कलर प्रूसियन ब्लू कलर नहीं होता, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं तो ये Fe मेटल यहाँ पे जो है कंबाइन होके Fe4FeCN6 बनाता है। अब ये जो कंपाउंड है Na4FeCN6, इसमें फेरस सल्फेट को ऐड करते हैं हम। अब ये फेरस सल्फेट कहाँ आया? ये जो मेरा
कॉपर सल्फेट FeSO4 है और सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड किया तो वहाँ पे FeSO4 ऑक्सीडाइज होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, जो Fe2SO4 थ्राइस बनता है. सो ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड Ion2 आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Ion3. ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोडक्ट क्या मिल जाता है हमें, Fe2SO4. अब ये ऐड करने पे यहाँ पे Fe+3 में है, सोडियम को हटाया -4 है और ये +3 है. तो -4 और +3 को जब मैं यहाँ पे ये पूरा ये Fe4 है और ये पूरा चार्ज -4 है और ये Fe+3 है. अब दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे तो Fe4 FeCN6 ओवरऑल थ्राइस मिलेगा और इसी का नेम होता है फेरी फेरोसाइनाइड विच आर प्रूसियन ब्लू इन कलर, जो प्रूसियन ब्लू कलर बनता है. ये जो टेस्ट होता है नाइट्रोजन का, ये अजो कंपाउंड नहीं देते, N डबल बॉन्ड N नहीं देते. दूसरा, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, जैसे NH2OH, ये भी नहीं देगा क्योंकि अगर कार्बन नहीं है तो ये NaCl नहीं बनेगा. NH2 भी नहीं देगा. हाइड्राजीन भी ये नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें भी कार्बन नहीं होते. ना तो अजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N देगा, ना तो NH2OH देगा, ना तो NH2NH2 देगा. If the amount of nitrogen present is less, then Prussian blue is present as colloidal form and solution looks green. तो वहां पे वो solution green हो जाता है. टेस्ट फॉर सल्फर. सल्फर के टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सल्फर के टेस्ट में क्या होगा कि यहाँ पे अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन में बनेगा Na2S. Na2S को जब आप लेंगे तो वहां पे लेड एसीटेट को ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. एसिडिफाई हम उसको करते हैं. तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड जब लेंगे तो ये जो लेड एसीटेट है वो Pb और सल्फर आपस में कंबाइन होके PbS बना लेते हैं, जो ब्लैक कलर होता है, और सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बाहर होता है. ब्लैक कलर का बनना ये इंडिकेट करता है कि यहां पे सल्फर प्रेजेंट हो. अगर सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, दोनों है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर सोडियम नाइट्रोफिसाइड, तो वहां पे अगर वायलेट कलर बनता है, NOS बन जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट. सोडियम नाइट्रोफिसाइड में एक्चुअली ये टेस्ट ओनली फॉर सल्फर होता है. नाइट्रोजन के सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों के लिए हमारा ये जो है वो ब्लड रेट टेस्ट है, वो थर्ड पॉइंट है. तो अगर मैं यहाँ पे सोडियम नाइट्रोफिसाइड ऐड कर रहा हूँ तो सोडियम नाइट्रोफिसाइड ऐड करने पे वायलेट कलर मिल रहा है, मतलब सल्फर प्रेजेंट है. तो दो टेस्ट होते हैं सल्फर के, एक सोडियम नाइट्रोफिसाइड और एक लेड एसीटेट. और यहाँ पे इफ इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, देन क्या होगा, कंपाउंड सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaSCN बनता है और NaSCN को हम न्यूट्रल FeCl3 जब पास करेंगे तो ये FeSCN थ्राइस बनाता है, जो ब्लड रेड होता है. ब्लड रेड होता है जो एकदम रेड कलर बन जाता है. इफ सोडियम फ्यूजन is carried out with excess of sodium, the thiocyanate decompose to ill cyanide and sulfide and the ions give their usual taste. अब मैं इसको डिकम्पोज कर दिया, सल्फर और नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये जो है आयंस, अब इसको फर्दर टेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो होगा क्या, टेस्ट फॉर हैलोजन में सोडियम एक्सट्रैक्ट NaX बनता है, एसिडिफाई विथ नाइट्रिक एसिड एंड ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है. अगर NaCl है तो AgCl बनेगा. अब AgCl ही बना है, वाइट प्रेसिपिटेट कुछ भी हो सकता है. तो अगर ये AgCl ही है तो हम चेक कैसे करते हैं, एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं. अगर ये सोल्यूबल हुआ, टॉलेंस रिएजेंट बन गया, तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो है वो AgCl था. और अगर ये पेल येलो या पार्शियल येलो बना
दैट मीन्स ये AgBr था। और AgI जो है इनसोल्यूबल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, बट ये येलो, हाँ, डार्क येलो देता है। तो यहाँ पे येलो इज प्रेसिपिटेट स्पेरेंगली सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, अगर कम सोल्यूबल है। येलो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट आयोडीन। तो आयोडीन इनसोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ब्रोमीन पार्शियली सोल्यूबल होता है, AgCl कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। रिएक्शन में AgCl, AgBr और AgI बनते हैं। तो अब इसी का यहाँ पे एक चार्ट दिया है कि AgX हमने इन जनरल लिया है। तो अगर AgCl है तो वाइट होता है, सोल्यूबल इन एक्वस अमोनिया, वो एक्वस अमोनिया में सोल्यूबल होता है। AgBr है तो पेल येलो होता है, जो पार्शियली सोल्यूबल इन अमोनिया। और अगर AgI है तो येलो होता है, विच आर इनसोल्यूबल इन एक्वस अमोनिया। नाउ if nitrogen and sulfur are also present in the compound, then sodium fusion extract is bonded with concentrated nitric acid and decompose sodium cyanide and sodium sulfide form during Lenzine test. Otherwise they interfere with silver nitrate test. हम इसको क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से डिकम्पोज करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ डिकम्पोज करते हैं। अदरवाइज ये अगर HCN और H2S में बाहर नहीं निकला तो ये हैलोजन के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन का भी टेस्ट देगा। इफ NaCN एंड NaS आर नॉट डिकम्पोज, देन व्हाइट एंड ब्लैक precipitate of AgCN and Ag2S are formed respectively with silver nitrate solution। तो इस तरह से ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा और NaNO3 देगा, Na2S है तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा और NaNO3 देगा। बेल्सन टेस्ट क्या होता है? अब बेल्सन टेस्ट की बात करें तो ये एक कॉपर फॉइल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा जाता है और ये मेरा कॉपर फॉइल है और यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने रखा बर्नर के सामने। इसको जब मैं हीट करूंगा तो यहाँ पे फ्लेम अगर ग्रीन कलर का हो जाता है, बंसन बर्नर का जो फ्लेम होगा वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वहाँ हैलोजन प्रेजेंट है। द हीटिंग टिल डज नॉट इम्पैक्ट ब्लू कलर फ्लेम, तो ये ब्लू और ग्रीन देते हैं, तो ये हैलोजन प्रेजेंट होगा। एंड द हॉट end of the copper wire is not touched with the organic substance and is the once again kept in flame. The appearance of green or blue color indicate the presence of halogen in the organic compound. Now इनके limitations क्या हैं? Substance such as urea, thiourea do not contain halogen but gives this test. अब इनका limitation था किसका? बेल्सन टेस्ट का। सो टेस्ट फॉर हैलोजन के लिए यूज किया जाता है कॉपर फॉइल को यूज करके, कॉपर वायर को यूज करके। इट डज नॉट टेल्स विच हैलोजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नहीं बता पाता कि कौन सा ऑर्गेनिक प्रेजेंट है कौन सा नहीं। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के टेस्ट की बात करेंगे तो हम अमोनियम मोलिबिडेट लेते हैं। सबसे पहले सोडियम फॉस्फेट को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, H3PO4 बनता है। H3PO4 को अमोनियम मोलिबिडेट से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बनता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। ना ये था मेरा टेस्ट फॉर हैलोजन के साथ साथ टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस था। अब सेकेंड पार्ट जो आता है मेरा, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूं अगर मैं, उसमें सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन को लीबिग कंबशन मेथड भी बोला जाता है, लीबिग मेथड। लीबिग मेथड में कार्बन है अगर क्यूप्रस ऑक्साइड से कंबाइन होकर CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन है तो H2O बनाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है तो CO2 और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो H2O। अब इनका जो है हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो CO2 में जाता है। CO2 का मोलार मास कितना होता है? 44। अब इस पूरे 44 में कार्बन कितने हैं? 44 टोटल है तो कार्बन कितना है? 12। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जिसका निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल इनटू वेट ऑफ CO2 का वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक, जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसका वेट इनटू 100, परसेंटेज चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली इस H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। टोटल मास कितना है? 18, तो 2 डिवाइड बाय 18। W2 वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय W वेट ऑफ ऑर्गेनिक इनटू 100, ये मेरा फॉर्मूला होगा। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के लिए हम कैरियस मेथड यूज करते हैं। कई बार डायरेक्टली बोला जाता है कि कैरियस मेथड आर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं खाली रिएक्शंस को याद रखूं, रिएक्शन में क्या याद रखना है? खाली इतना कि NaX AgNO3 क्या बनता है? AgX। AgX में अगर मैं मास की बात करूं तो Ag का मास 107 होता है। X में अगर क्लोरीन है तो 35.5, ब्रोमीन है तो 80, आयोडीन है तो 127। अब इससे क्या होगा? पहले जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ X एटॉमिक मास ऑफ, वहां पे X होगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX होगा, इनटू W1 मतलब मास ऑफ AgX डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में रख देंगे। अगर मुझे क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है तो 35 डिवाइड बाय Ag 107 प्लस 35 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ पे वेट ऑफ ऑर्गेनिक आएगा इंटू 100, ये ऐसा है। ब्रोमीन के लिए 80 डिवाइड बाय 187 ऐसा हो जाएगा क्योंकि AgBr है, इनटू वेट ऑफ AgBr डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक। तो इस तरह से 80 डिवाइड बाय 108, अगर मैंने इसका 108 Ag का वेट है तो 107 की जगह हम 108 लिखेंगे। आयोडीन के लिए 127 डिवाइड बाय 235 W1 अपॉन W, ये सबके लिए सेम है। अब सल्फर के लिए क्या होगा? लॉजिक वही है, बेरियम सल्फेट बना हुआ है, जहां पे सल्फर एक ही है 32, तो 32 डिवाइड बाय 233 कहां से आया? पूरे बेरियम सल्फेट का मास 232 इंटू वेट ऑफ W क्या है? वेट ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइड बाय W क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो यहां से सल्फर हैलोजन किसी का परसेंटेज निकालना है। आपको खाली क्या ध्यान देना? प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उस प्रोडक्ट में जिसका परसेंटेज निकालना है वो कितना है, उसका मोलार मास डिवाइड बाय पूरे का मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ जो प्रोडक्ट बना है डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक इनटू 100। फॉस्फोरस के एस्टिमेशन के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो फॉस्फोरस के लिए दो कंपाउंड है, एक Mg2P2O7 बनता है और एक में अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। एक का मोलार मास 1877 जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है, Mg2P2O7 का मोलार मास 222 है। जिसमें दो फॉस्फोरस है तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? दो के लिए 62 डिवाइड बाय 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक इंटू 100। अब अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के लिए क्या करेंगे? 31 डिवाइड बाय 1877। सर वाई 31 ओनली? क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉस्फोरस है और ओवरऑल मोलार मास कितना है? 1877। वेट ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन को हमें कैलकुलेट करना है। इसमें दो मेथड आते हैं, वन इज डिमास मेथड, अदर वन इज अ जल्दार मेथड। डिमास मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मेरा? 28 अपॉन 22,400 into V2 upon W into 100. What is a V2? V2 at STP की बात कर रहा हूं मैं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक है ये, इंटू 100। अब 28 अपॉन
22,400 कहाँ से आया? ये एट एसटीपी ये वॉल्यूम होता है जो 22.4 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किया हुआ है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये 2 को इससे क्या 28/224 को हम 1/8 भी लिख देंगे, तो 1/8 V2 एट एसटीपी डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब V2 एट एसटीपी निकालते कैसे हैं? by using gaseous equation P1V1 is equal to P2V2, P1V1 upon T1 is equal to P2V2 upon T2। ये इक्वेशन से हम निकालेंगे। अब होगा क्या? P जो है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट T1 और P1 क्या है? एक्वस टेंशन। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे P1 यहाँ पे ये P नॉट ले लूँ मैं, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस P नॉट। तो व्हाट इज P? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, P नॉट एक्वस टेंशन ऑफ नाइट्रोजन, दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे P1 मिलेगा। P2 गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर 180 m 760 mm of Fg। T2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273। V2 फाइंड आउट करना है एट STP। T1 गिवन रहेगा, V1 गिवन रहेगा और P हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट अननोन V2 मिलने पे हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सो एट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ पे V2 एट STP रखेंगे और हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय यूजिंग ड्यूमास मेथड। ज़ेल्दाल मेथड में हम क्या करेंगे? ज़ेल्दाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम सल्फेट बनेगा। अमोनियम सल्फेट को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो अमोनिया होता है। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? तो फॉर्मूला याद रखेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू एन मतलब नॉर्मेलिटी इंटू VmL जो अमोनिया के लिए यूज है। अब n क्या है? नॉर्मेलिटी क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलारिटी। हम ये यूज करेंगे। हम दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 1.4 इंटू 2 नहीं लिया तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, टू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ acid used for ammonia and divide by weight of organic compound, ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो 1.4 वैलेंसी फैक्टर मतलब वही हो गया नाइट्रोजन। यहाँ जो वॉल्यूम है वो एक्वस अमोनिया मतलब ऐसा वॉल्यूम जो एसिड का वॉल्यूम होगा बट जो अमोनिया के लिए यूज होगा। तो आप ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम है, वहां से निकाल सकते। अब W क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, V वॉल्यूम स्टैंडर्ड एसिड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन इवॉल्व अमोनिया के लिए जो यूज होगा, N नॉर्मल ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन यूज एंड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी। अब बाय यूजिंग ज़ेल्दाल मेथड कौन से वाले नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते? तो ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाय ऑक्सीडेशन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता उनका हम ज़ेल्दाल मेथड से एस्टिमेशन नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं? NO2, नाइट्रोसो, अजो ग्रुप, अजॉक्सी ग्रुप या नाइट्रोजन प्रेजेंट रिंग, ऐसे जितने भी ग्रुप हैं उनका हम ज़ेल्दाल मेथड से एस्टिमेशन नहीं कर सकते। इसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला पार्ट होगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? कोई वहाँ पे वाटर सोल्यूबल
हम कंपाउंड लेंगे जिसको हम थोड़ा हीट करेंगे, बाय हीटिंग वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, और कूल करेंगे, कूलिंग में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, उसको फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, और उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, वो प्योरिटी। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम थोड़ा हीट करके उसको सोल्यूबल बनाते हैं, बाद में कूलिंग करके उसको इनसोल्यूबल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, और हम वहाँ से उसकी प्योरिटी चेक करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन में हम इनका जो प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन लिक्विड के लिए यूज किया जाता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं तो लार्ज गैप इन अ बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है। और स्टीम डिस्टिलेशन जो है हम एनिलीन के लिए यूज करते हैं, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हम ऐसे कंपाउंड के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे हमें उनको बॉईल करवाना होता है। ऐसे कंपाउंड के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करते हैं। ऐसे टाइप के कौन से एग्जाम्पल होंगे, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम जो है सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो हम ग्लिसरॉल के लिए ये यूज कर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, और सिंपल डिस्टिलेशन में हमारा क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, ये सब को हम यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल को याद रखेंगे, टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलाटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर, जो वाटर में इमिसिबल हो और स्टीम वोलाटाइल हो, ऐसे एग्जाम्पल एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, इनको यूज करेंगे। क्रोमेटोग्राफी दो टाइप के होते हैं, वन इज अ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अदर वन इज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, मोबाइल फेज लिक्विड और गैस होंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो होगा वो गैस होगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो मेरा स्टेशनरी फेज होगा वो ग्लास ट्यूब होगा, वो ग्लास ट्यूब होगा, और मोबाइल फेज जो होगा वो सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच इज मोर सोल्यूबल इन स्टेशनरी फेज इज absorbent first, then the component which is less soluble in stationary phase. The most readily absorbent substances are retained near the top, other come down to the various distance in the column. कॉलम क्रोमेटोग्राफी ग्रेविटी को काम करता है, और जो है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो हमारा है वो एड्जॉर्प्शन में कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। सो एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रेविटी को काम करता है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में टीएलसी भी सेम लाइक एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जहाँ पे हम टीएलसी प्लेट को बनाते हैं। टीएलसी प्लेट बनाने के बाद हम उस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पॉटिंग करते हैं और उसको सॉल्वेंट में रख देते हैं, कवर करते हैं, वो रन होता है, और रन होने पे उसका अगर हमारा मार्किंग नहीं दिखता तो हम यूवी चैम्बर में रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्किंग देता है, या फिर हम उसको आयोडीन चैम्बर में रखते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटा सा आयोडीन का क्रिस्टल रखेंगे और वहाँ पे हम अपने जो है टीएलसी प्लेट को रखते हैं, तो कलर स्पॉट होता है। और फिर भी कलर नहीं हुआ तो एक और प्रोसेस है नीन हाइड्रीन स्प्रे, उसको हम उस टीएलसी प्लेट पे स्प्रे को मारते हैं तो वहाँ पे कलर डेवलप होता है, जो हम मार्किंग करके आरएफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज आरएफ फैक्टर? रिटार्डेटिंग फैक्टर, जो वहाँ पे सोल्यूट हमारा जो और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आरएफ वैल्यू हम वहाँ पे निकालते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट, जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा रन करता है, इसलिए जो है सॉल्वेंट जो है हमारा डिवाइड में आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, तो वहाँ से आरएफ फैक्टर निकालेंगे। आरएफ फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 आएगा,
तो सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो डिवाइड में आएगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में ये स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होता है और मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है। ये एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें वाटर का ट्रैपिंग होता है। जो हमारा स्टेशनरी फेज दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, नहीं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर जो लिक्विड स्टेशनरी फेज होंगे एंड मोबाइल फेज लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ये इनका एक्शन जो है वो टीएलसी के जैसा ही होता है। यहाँ पे भी हम आरएफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं और स्पॉटिंग करते हैं सेम लाइक एज अ टीएलसी प्लेट। वहाँ टीएलसी प्लेट होता है, यहाँ एक पेपर होता है जो सेलुलोज पेपर बनता है, सेलुलोज का पेपर होता है, उसको हम यूज करते हैं। तो ये तो था हमारा क्रोमेटोग्राफी विच आर यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड कितना प्योर है वो आरएफ फैक्टर से हम निकाल लेते हैं। वो टीएलसी और जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी हम प्योरिटी को चेक करते हैं। तो ये है हमारा क्रोमेटोग्राफी टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड एंड सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेशन भी करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, सिलिका जेल होता है एब्जॉर्बेंट, और मेरा सॉल्वेंट जो होता है वो होता है एनहेक्सेन या टोल्यूइन। हम ऐसे सॉल्वेंट को यूज करके रन कराते हैं जो मेरा मोबाइल फेस होता है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होगा उतना टॉप पे रहेगा, जितना कम एब्जॉर्बिंग पावर रहेगा उतना वो बॉटम पे आएगा। तो ये तो था मेरा क्रोमेटोग्राफी पे डिटेल जो है इसका हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। मैंने एक ब्रीफ दिया हुआ है, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम एनसीईआरटी से रीड करके इस पॉइंट को और ज़्यादा डिटेल समझ लेंगे। सो दैट्स ऑल।